हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन टेक्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे भारत के प्राइड मतलब भारत। हमारा भारतीय रेलवे बहुत अच्छी अच्छी एक मंथ में बहुत सारे कांड कर दिए। तो उसका सबसे पहले कांड हुआ है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रिज ट्रेन। सॉरी, इट्स वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्रिज ट्रेन चलाई गई है हमारी रेलवे के द्वारा। तो मैंने ना बहुत काम किया है उस पर और बहुत सारी डिटेल्स निकाली है। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़े पिक्चर से। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे मैंने एक ट्रेन टाइप का एक ग्राफिक बनाया है। तो ये ग्राफिक कैसे बना होगा कि और ये ग्राफिक एक्चुअली में मैंने शेषनाग ट्रेन का बनाया है। तो ये ट्रेन चली कैसे थी, इसलिए मैंने एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की है आपके सामने। ये ट्रेन चली थी 251 वैगन लेके। हाँ जी, 251 वैगन। तो उसको पावर कहाँ से मिलती होगी, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे पहले 3 लगे थे ये WAG5 लोकोमोटिव्स। ये 3 थे और इनकी एमयूइंग की गई थी। एमयूइंग मीन्स व्हाट, इन तीनों को एक ही यूनिट बनाया गया था, मोनो यूनिट बनाया गया था। मोनो यूनिट आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में हम एक को मोनो कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे मोनो यूनिटिंग की गई है। मोनो यूनिटिंग से क्या फ़ायदा होगा कि आगे का लोकोमोटिव अगर एक्सेलरेट करेगा तो ये भी एक्सेलरेट करेगा और ये भी एक्सेलरेट करेगा। देखिए, ध्यान रखिए, ये 3 लोकोमोटिव ही एमयूइंग की गए थे। बाकी के पीछे के जो 6 लोकोमोटिव्स थे उन्हें एमयूइंग नहीं किया गया था। और आपको क्लियर कर दूं, 4 इलेक्ट्रिक इंजन मतलब सिर्फ 4 लोकोमोटिव नहीं लगे थे, 4 इलेक्ट्रिक इंजन सेट लगे थे। रेलवे एक्चुअली में ये चूक गया है कहने के लिए, लेकिन 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेट लगे थे। तो पहला सेट था 3 वैग 5 का, दूसरा सेट था 2 WAG9 का, तीसरा सेट था 2 WAG7 फ्लैट फेस के, जो मोस्ट ऑफ हमारे वलसाड़ सीट के बहुत आते हैं ऐसे वैग 7। और लास्ट में लगे थे 2 वैग 7 टाइगर फेस के, मतलब जो क्रॉस्ड होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, तो इनकी थी मोनो यूनिटिंग। इसके पीछे लगे थे 89 वैगन्स जो खाली थे, बॉक्स एंड रैक के थे। उसके बाद देखे थे पीछे 2 वैग 9 लगाए गए थे और इसके पीछे लगा था, जैसे मैंने कहा कि ये वैग 7 लगे थे। अब ये वर्क कैसे करता था, आपको क्वेश्चन तो होगा ही कि भाई ये क्या चलती कैसे होगी, बिकॉज इतनी लंबी ट्रेन है और बीच बीच में आप देखिए कि इतने सारे वैगन्स लगाए हुए हैं। तो ये लोग इस लोकोमोटिव के लोको पायलट को कैसे पता चलता होगा कि ये ट्रेन को एक्सेलरेट करना है, डी एक्सेलरेट करना है, कैसे करना है। तो इसकी बहुत ही बेसिक साइंस लगाई गई थी कि आप जो मैंने बताया कि इन 3 की तो थी मोनो यूनिटिंग। इसके बाद क्या किया गया था कि हमारे लोकोमोटिव्स में पावर ब्रेकिंग की एक अलग अलग नोज़ल आती है। आपको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। वो नोज़ल्स कैसी होती है कि एक साथ में वर्क करती है, और इन दोनों को मोनो यूनिटिंग किया गया था मोनो केबल से। देखिए, अगर रेलवे चाहती ना तो इस लोकोमोटिव की मोनो यूनिटिंग इस तक भी कर सकती थी, लेकिन जैसे तैसे कि हमें खर्चा बढ़ाना नहीं है, इसलिए क्या किया कि उन लोगों ने सिर्फ इन तीनों को मोनो यूनिट किया। इन दोनों को मोनो यूनिट करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये 3 की सेम पावर लगेगी जो पूरे लोकोमोटिव के पुश पुल टाइप चलेगी। देखिए, पुश पुल राजधानी जो हमारी चल रही है 222, वो ट्रेन भी पुश पुल मोड पर चल रही है और उसकी भी मोनो यूनिटिंग की गई है। दोनों लोकोमोटिव्स की आगे के पीछे के जो वेब 7 लगे हुए हैं, दोनों की मोनो यूनिटिंग की गई है। तो मोनो यूनिटिंग से फ़ायदा क्या होगा कि अगर ट्रेन है घाट सेक्शंस में, तो देखिए ये ट्रायल भी मोस्ट ऑफ घाट सेक्शन में हुआ है। ये शेषनाग का ट्रायल चला है नासिक, जो मोस्ट ऑफ घाट सेक्शंस में आता है। तो घाट सेक्शंस पे फ़ायदा क्या होगा कि अगर ट्रेन क्लाइम कर रही है तो उसे पीछे एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा कि पीछे लोकोमोटिव्स लगे होंगे तो वो इसको पुश करेंगे, ये पुल करेगा। इस तरह से ये पूरी ट्रेन चलेगी। और अगर ट्रेन क्लाइम कर रही है तो उसके लिए ये चलेगा, और ट्रेन नीचे उतर रही है तो ये लोकोमोटिव आगे ब्रेक लगाए, ये लोकोमोटिव पीछे एक्सेलरेट करने लगेगा। इसका मतलब ट्रेन की पावर एकदम से घट नहीं जाएगी, धीमे धीमे होगी। तो
इसे कहा था मोनो यूनिटिंग और पुश पुल मेथड। तो ये चली कैसा थी कि यहाँ पे आगे थे 2 लोको पायलट्स, एक असिस्टेंट एक मेन था। ये 2 इंजन लॉक्ड थे, सिर्फ इसकी यूनिटिंग किए गए थे और इसे लॉक किया गया था, इसमें कोई नहीं बैठा था। इसके बाद ये लोकोमोटिव्स मोस्ट ऑफ पीछे के जो लोकोमोटिव्स है उनके लॉक किया जाता है, ये भी लॉक था। सिर्फ इसमें एक लोको पायलट बैठा था जो सब मॉनिटरिंग कर रहा था। इसके बाद ये लोकोमोटिव लॉक, इसमें एक लोको पायलट, ये लोकोमोटिव लॉक, इसमें एक लोको पायलट। बीच की जो गार्ड लॉबीज थी उनको भी लॉक किया गया था। ये लॉबी लॉक थी, सिर्फ ये लॉबी में गार्ड बैठे थे। मतलब ये आपने देखा कि सिर्फ 6 जने के स्टाफ, अगर इन ट्रेनों को डीकपल करके अलग अलग दौड़ा जाए तो आप देखिए इसमें 2 लोको पायलट एक गार्ड, 2 लोको पायलट एक गार्ड, मतलब 12 जन। और अगर ये शेषनाग चलाई जाए तो इसमें सिर्फ 6 जन। देखिए आप इंसान की मैन पावर की भी कितनी बचत हो रही है यहाँ पे। और पावर की भी बात करें तो ये सब लोकोमोटिव्स ऑफ थे। आपको मैं बताऊं तो ये लोकोमोटिव ऑफ था, ये लोकोमोटिव भी ऑफ था, ये लोकोमोटिव ऑफ था। सिर्फ चलते कौन थे, आगे के फेस वाले और ये 2 लोकोमोटिव एक्स्ट्रा जिसकी यूनिटिंग की गई थी। तो ये पावर साथ में देते थे। और आपको क्वेश्चन भी होगा कि यार ये कैसा है कि इसमें पेंटोग्राफ OH से अटैच्ड है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी थोड़ा छोड़ दिया है और इसमें भी नहीं है। देखिए मैंने बहुत टेक्निकल सभी तरह से देख के मैंने ये ग्राफिक बनाया है, इसमें कुछ है नहीं। ये पुराने मॉडल्स है, इसके नंबर था AA935, पेंटोग्राफ के नंबर आता है एक्चुअली में। तो वो पेंटोग्राफ लगा, ये पेंटोग्राफ को टच होना पड़ता है OH से। 25 kV की आपको पता है कि लाइन आती है। इसके बाद ये लोकोमोटिव एकदम एडवांस बनाया गया है। वैग 9 इज़ अ एडवांस मॉडल ऑफ गुड्स फ्रिज लोकोमोटिव। तो ये क्या है, ये है A85C टाइप के पेंटोग्राफ के चलता है। ये पेंटोग्राफ ऐसे होता है कि आपको OH से इसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इतने कैपेबल होता है कि ये इतनी दूर से ही इसकी इलेक्ट्रिसिटी खींच के यहाँ पर चलाते हैं। ये भी वैग 9 भी 2000 में थे, इसलिए उनको थोड़ा ही डिस्टेंस पे करना पड़ता था, ये बहुत ज़्यादा घिसते थे। और ये वैग 7 भी वैग 9 के वो बोगी पर बना हुआ नया लोकोमोटिव है। इस तरह से आप समझ रहे होगे कि ये ऐसे चल रही थी और पावर भी इतनी थी। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर अब ये मैं शेषनाग की प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ। ये ट्रेन की प्रॉब्लम क्या है कि इस ट्रेन को हम रोक नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ब्रेक फेल होते, नहीं, ब्रेक फेल की बात नहीं चल रही। रोकने नहीं, सब क्या मतलब है कि अगर आप अगर शेषनाग दौड़ा रहे हैं और इसके पीछे कोई राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन आके लग गई है, तो ऐसा नहीं होता कि हम ये शेषनाग को साइडिंग पे कर देते हैं और प्रीमियम ट्रेन को निकाल सकते हैं। देखिए भाई, इसकी लेंथ है 2.8 किलोमीटर्स, दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी ट्रेन है। इसका मतलब इस ट्रेन के लिए अभी तक किसी भी टाइप की लूप लाइन या प्लेटफॉर्म तो बनाया गया नहीं है। देखिए दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अब हुबली बनने जा रहा है, जिसकी लेंथ है नियर इक्वल टू 1.4 किलोमीटर, और ये तो उससे भी डबल है। मतलब 2 हुबली स्टेशन आएंगे तब तो ये ट्रेन को हम खड़ी रख सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम में दूसरा है ये है कि इसको अगर हम ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो उसको डीकपल करके सिंगल लाइन पे चलाना पड़ेगा। मतलब मेन लाइन पर ये रोक लेगा जाएगा, फिर यहाँ से डीकपल करके इस ट्रेन को आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ से डीकपल करके ईस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसी मगजमारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक लग गई, हाँ भाई इसको लूप लाइन में रख के धीरे धीरे गुड्स निकाल सकते हैं, नहीं। मतलब इसके लिए 4 लाइन को हमें बिजी रखना पड़ेगा, तब ये जाके ये ट्रेन को हम चला सकते हैं। देखिए रेलवेज़ ने अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे उन्होंने ट्रायल किया है जो सक्सेसफुल भी गया है, इसके हमें खुशी है। लेकिन कुछ ऐसे भी पास है जिस पर हमें ध्यान अभी भी लगाना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि साइडिंग की है और लूप लाइन की है, प्रीमियम ट्रेन को लेट कर सकती है। इसके फ़ायदे भी ये है कि ये एक टाइम में 4 या 5 मालगाड़ी को साथ में ले जा सकता है। मतलब अगर आपको ज़रूरत है 5 मालगाड़ी तक के कोयले की, अगर हमें कभी भी प्रॉब्लम हो गई तो अलग अलग ट्रेन को नहीं चलाना पड़ता, यही एक ट्रेन होगी जो साथ में चल जाएगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो दूसरी बात यह है कि टाइम की बहुत सारी बचत होगी। 5 ट्रेन की हमें साइडिंग की प्रॉब्लम है और वैसे तैसे गुड्स निकालने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। मतलब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है रेलवे ने, जो सराहनीय है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे समझा कि हमारे इंडियन रेलवे ने कैसे शेषनाग ट्रेन को चलाया है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे शेयर कर दीजिए प्लीज़, और लगे हाथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो लगे रहिए। थैंक यू।